हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के अगले पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालना सीख लिए थे। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको हम प्रभावी मान कहते हैं, इसकी गणना करेंगे। तो पहले हम आपको बता रहे हैं कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं, फिर उसका फार्मूला हम कैसे निकालेंगे, उसका डेरिवेशन बताएंगे, उसका निगमन बताएंगे। करेक्ट। देखिए, IRMS रूट मीन स्क्वायर करंट इक्वल टू होता है I स्क्वायर बार। इसके बाद इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं। तो परिभाषित कैसे करते हैं, इसी फार्मूले से हम इसको परिभाषित करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। देखिए, धारा I है, I का हमने स्क्वायर किया, फिर ये बार बार में औसत एवरेज का सिंबल बना दिया, फिर उसके बाद हमने रूट ले लिया। तो इस फार्मूले से हमने इसको परिभाषित किया कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। करेक्ट। अब देखिए, धारा का वर्ग माध्य मूल मान फार्मूला निकालने के लिए जैसे हमने औसत मान के लिए फार्मूला अप्लाई किया था डेरिवेशन करने के लिए, उसी फार्मूले का उपयोग हम यहाँ पर भी करेंगे। वहाँ पर हमने लिमिट ली थी 0 to t½ आधी साइकिल के लिए पहले हमने निकाला था, और यहाँ पर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है पूरे एक साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे। ये एक पूरी साइकिल जिसका आवर्तकाल यहाँ पे t है, यहाँ से शुरू हो रहा है ये तो लिमिट लिखेंगे 0 to t, लिमिट लिखेंगे 0 to t। करेक्ट। अब देखिए, पहले हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, पहले हम औसत मान निकालेंगे। औसत मान का पहले हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। देखिए, ये होगा I स्क्वायर बार, I स्क्वायर बार। I स्क्वायर बार की पहले वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए, लिखेंगे इक्वल टू 1/t लिमिट 0 to t I स्क्वायर dt। जैसे एवरेज वैल्यू निकाले थे उसी तरह ये भी फार्मूला है एवरेज वैल्यू के लिए, केवल यहाँ पे हम 0 to t लिमिट ले रहे हैं, वहाँ पे हमने 0 to ½ लिया था, क्योंकि वहाँ हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम इस पूरी साइकिल के निकाल रहे हैं, ये प्लस ये। करेक्ट। अब देखिए, ये हो जाएगा I स्क्वायर बार इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूले का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि I इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा t के, तो I की जगह हम I0 साइन ओमेगा पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/t लिमिट 0 to t, और ये लिखा जाएगा I0 साइन ओमेगा t का होल स्क्वायर dt। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर बार इक्वल टू 1/t लिमिट 0 to t I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। करेक्ट। देखिए, हम जानते हैं कि t इक्वल टू होता है 2π/ω, इसलिए लिमिट में जहां t लिखा है वहां पे हम 2π/ω लिख देंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा I स्क्वायर बार इक्वल टू 1/2π/ω लिमिट 0 to 2π/ω I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। करेक्ट। इतनी चीज समझ गए। अब देखिए, इसको हम लिखेंगे I स्क्वायर बार इक्वल टू, ओमेगा ऊपर हो जाएगा ω/2π, और ये हो जाएगा
लिमिट 0 to 2 पाई अपान ओमेगा आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। देखिए हमने फार्मूला पढ़ा है कास 2 ओमेगा टी इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये फार्मूला होता है कास 2 ओमेगा टी, कास 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इस फार्मूले से हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी। इसलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू होगा 1 अपान 2 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी। जहां साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा है यहां पे उस जगह हम लिख सकते हैं 1 अपान 2 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी। तो देखिए ये हो जाएगा आई स्क्वायर बार इक्वल टू ओमेगा अपान 2 पाई, आई जीरो स्क्वायर बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का होगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम लिखेंगे 1 अपान 2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी डी टी। अब देखिए ये लिखा जाएगा आई स्क्वायर बार इक्वल टू ओमेगा अपान 2 पाई आई जीरो स्क्वायर। अब देखिए 1 अपान 2 बाहर ले लीजिए और इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये हो जाए इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई अपान ओमेगा डी टी माइनस लिमिट 0 टू 2 पाई अपान ओमेगा कास 2 ओमेगा टी डी टी। हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए ये हो जाएगा आई स्क्वायर बार इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर अपान 4 पाई और ये इसका हो जाएगा टी और लिमिट हो जाएगी 0 टू 2 पाई अपान ओमेगा माइनस। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे कास 2 ओमेगा टी। कास 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा। इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ हम आपको समझा रहे हैं, इंटीग्रेशन कास 2 ओमेगा टी डी टी इक्वल टू होगा साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा, साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा। करेक्ट। अब देखिए ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा और लिमिट हो जाएगी 0 टू 2 पाई अपान ओमेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बार इक्वल टू ओमेगा आई जीरो स्क्वायर अपान 4 पाई और ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये हो जाएगा 2 पाई अपान ओमेगा माइनस 0 माइनस 1 अपान 2 ओमेगा बाहर ले लीजिए और ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा 2 पाई अपान ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0। देखिए पहले हमने टी की जगह 2 पाई अपान ओमेगा लिख दिया, फिर माइनस, फिर हमने टी की जगह 0 लिख दिया। पहले अपर लिमिट लिखी हमने, फिर टी की जगह लोअर लिमिट लिख दी। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बार इक्वल टू ओमेगा इंटू आई जीरो स्क्वायर अपान 4 पाई और ये हो जाएगा 2 पाई अपान ओमेगा माइनस 1 अपान 2 ओमेगा और ये ओमेगा से ओमेगा कट गया, ये हो जाएगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0। ये हो गया। अब इतना आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए एक एक लाइन। बिल्कुल, हाँ नोट कर लिया, बिल्कुल समझ में आ गया एक एक लाइन।
अब आगे देखिए, एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बार इक्वल टू ओमेगा इंटू आई 0 स्क्वायर अपान 4 पाई, ये 0, तो टोटल ये फंक्शन 0 हो जाएगा। यहां केवल बचेगा आपका 2 पाई अपान ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो आई स्क्वायर बार इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर अपान 2। हम जानते हैं कि आई आर एम एस इक्वल टू होता है अंडर रूट आई स्क्वायर बार, तो हो जाएगा आई आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट, इसकी वैल्यू ये निकली है, रख दीजिए, तो हो जाएगा आई 0 स्क्वायर अपान 2, तो ये हो जाएगा आई आर एम एस इक्वल टू आई 0 अपान रूट 2। ये हुआ प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान हुआ। इसी तरह हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वी आर एम एस इक्वल टू वी 0 अपान रूट 2, वी 0 अपान रूट 2। इसी चीज को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, आई आर एम एस बराबर होता है 0.707 आई 0। इसी तरह हम वी आर एम एस इक्वल टू लिख सकते हैं 0.707 वी 0। तो इस तरह हमें धारा का वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त हो गया है। प्रत्यावर्ती धारा को हम अमीटर से नापते हैं और इस वोल्टेज को हम वोल्टमीटर से मापते हैं। तो यहाँ पे जब अमीटर और वोल्टमीटर से मापा जाता है, तो मापन से जो रीडिंग हमें प्राप्त होती है वो सीधे IRMS और VRMS होता है। जैसे कहा जाए कहीं सर्किट में हमने अमीटर लगा दिया है और उस अमीटर का पार्ट मीन्स रीडिंग 2 एम्पियर है, इसका मतलब 2 एम्पियर क्या है, IRMS है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। तो अमीटर और वोल्टमीटर से हमें वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त होते हैं, प्रभावी मान प्राप्त होते हैं। हाँ देखिए, तो देखिए हमने बताया कि हमें अमीटर और वोल्टमीटर से क्या प्राप्त होते हैं, वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त होते हैं। जैसे कोई अमीटर लगा है किसी सर्किट में और उस अमीटर से हमें 2 एम्पियर धारा प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ये IRMS है 2 एम्पियर। बात समझ में आ गई। इसी तरह वोल्टमीटर की रीडिंग अगर 2 वोल्ट है, इसका मतलब 2 वोल्ट क्या है, VRMS है। बात समझ में आ गई। घरों में प्रायः 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा की सप्लाई होती है, 220 वोल्ट। तो VRMS कितना हो जाएगा, VRMS बराबर हो जाएगा 220 वोल्ट। 220 वोल्ट हम जानते हैं कि VRMS इक्वल टू होगा V0 अपान रूट 2, तो V0 बराबर हो जाएगा रूट 2 VRMS। तो ये हो जाएगा V0 इक्वल टू रूट 2 इंटू 220, तो ये V0 बराबर हो जाएगा 311 वोल्ट। इसका मतलब कि घरों में जो हमें धारा की सप्लाई होगी वो कितने वोल्ट की होगी, 311। 311 प्लस और 311 माइनस, मतलब एक और अधिकतम 311, एक और अधिकतम 311। तो इतने वोल्ट के कारण हमें धारा प्राप्त होगी। यही कारण है कि 220 वोल्ट की AC 220 वोल्ट पे जो प्रत्यावर्ती धारा हमें प्राप्त होती है वो 220 वोल्ट की दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि वो वैल्यू ज़्यादा होती है। घरों में जो सप्लाई होती है 220 वोल्ट पे अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे हमें इतना वोल्ट प्राप्त होगा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू प्लस 311 से माइनस 311 वोल्ट तक होगी। इसलिए AC जो है ज़्यादा खतरनाक होती है अपेक्षा DC के। आई बात समझ में। तो ये आपकी समझ में आ गया है, ठीक है। अब आगे देखिए हम बता रहे हैं आपको। हाँ अब देखिए ये तो समझ गए आप।
हाँ, अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा के V और I के बीच कालांतर के विषय में समझा रहे हैं। V और I के बीच कालांतर। V और I के बीच कालांतर। अब देखिए V और I के बीच का कालांतर क्या है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V और I की आवृत्ति समान होती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि V और I दोनों समान कला में ही होंगे। ये उस परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उस सर्किट के नेचर पर डिपेंड करता है कि उस सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट्स लगे हुए हैं। केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है या उसके साथ और भी कोई चीज़ जुड़ी हुई है, इस चीज़ पे मतलब सर्किट के नेचर पे डिपेंड करता है कि V और I के बीच कालांतर कितना है। देखिए इक्वेशन हमने पढ़ा है I = I0 sin ओमेगा t, V = V0 sin ओमेगा t। यहां पर ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा टी जो है, ये ओमेगा टी, इसको कला कोण कहते हैं। ये V और I की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम कला कोण कहते हैं ओमेगा टी को। अगर साइन ओमेगा टी दोनों में लिखा हुआ है, दोनों इक्वेशन सेम है, इसका मतलब V और I दोनों समान कला में है। V और I दोनों समान कला, इसमें तीन कंडीशन आएंगी जब V और I दोनों समान कला में होंगे। एक कंडीशन आएगी जब I पहले अधिकतम मान को प्राप्त करेगा और V बाद में अधिकतम मान को प्राप्त करता है, और एक कंडीशन आती है जब V पहले अधिकतम मान को प्राप्त करता है और I बाद में अधिकतम मान को प्राप्त करती है। देखिए एक इक्वेशन तो ये हो गया जब V और I दोनों समान कला में। दूसरा इक्वेशन ये हो गया I = I0 sin ओमेगा t प्लस फाई। इस फाई को हम कालांतर कहते हैं, कालांतर। ये फेज है, ये फेज डिफरेंस। V = V0 sin ओमेगा t। अब देखिए यहां पर जो I का इक्वेशन है उसमें कला कोण में फाई जुड़ गया है, इसमें ऐड नहीं है। इसका मतलब I पहले अधिकतम मान को प्राप्त करता है और V बाद में अधिकतम मान को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब V और I के बीच का कालांतर कितना हो गया, फाई हो गया। इसी इक्वेशन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं I = I0 sin ओमेगा t, V = V0 sin ओमेगा t माइनस फाई। चाहे हम I के इक्वेशन में इसको प्लस कर दें, चाहे V के इक्वेशन में इसको माइनस कर दें, केवल कहने का अर्थ बदल जाएगा। इसका मतलब है कि I पहले अधिकतम मान को प्राप्त करती है और V बाद में। इसका मतलब I V से अग्रगामी है, आगे पहले अधिकतम मान को प्राप्त करता है। जब इसी इक्वेशन को हमने इस रूप में लिख दिया है तो इसको हम कहेंगे कि V I से पश्चगामी है, मतलब V बाद में अधिकतम मान को प्राप्त करता है, I पहले अधिकतम मान को प्राप्त कर लेता है। इसी इक्वेशन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे V = V0 sin ओमेगा t प्लस फाई और I = I0 sin ओमेगा t। ये देखिए इसका मतलब V और I के बीच का कालांतर फाई है, लेकिन इसमें प्लस है। इसका मतलब ये पहले अधिकतम मान को प्राप्त करता है और ये बाद में अधिकतम मान को प्राप्त करती है। इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज धारा से अग्रगामी है। या इसी इक्वेशन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं V = V0 sin ओमेगा t, I = I0 sin ओमेगा t माइनस फाई। इसका मतलब हुआ कि धारा वोल्टेज से पश्चगामी है, इसका मतलब ये बाद में अधिकतम मान को प्राप्त करता है। देखिए फिगर में देख लीजिए, ये V का ग्राफ है और ये I का ग्राफ है। दोनों एक साथ अधिकतम और न्यूनतम मान को प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों समान कला में।
बात समझ में आई। दूसरा, इसी फिगर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जब v पहले अधिकतम मान को प्राप्त करता है और i बाद में अधिकतम मान को प्राप्त करती है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि v ने पहले अधिकतम मान को प्राप्त कर लिया है और धारा, ये v है, v ने पहले अधिकतम मान को प्राप्त किया है और धारा ने बाद में अधिकतम मान को यहाँ प्राप्त किया। ये पहले यही धारा, वोल्टेज ने पहले अधिकतम मान को प्राप्त, जब वोल्टेज मैक्सिमम है उस समय धारा 0 है। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज पहले अधिकतम मान को प्राप्त करता है और धारा बाद में अधिकतम मान को प्राप्त कर रही है। इसका मतलब वोल्टेज धारा से अग्रगामी है, या इसी को हम कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज से पश्चगामी है। यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है, दोनों एक साथ अधिकतम और न्यूनतम मान को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए दोनों 0, दोनों अधिकतम, दोनों 0, दोनों विपरीत दिशा में अधिकतम, दोनों 0। तो यहाँ पे दोनों समान कला में हैं, दोनों एक साथ अधिकतम और न्यूनतम मान को प्राप्त कर रहे हैं। अब हम विभिन्न प्रकार के सर्किट आपको समझा रहे हैं कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा है तब क्या होगा, जब परिपथ में प्रेरकत्व L लगा है तब क्या होगा, जब परिपथ में C धारिता का संधारित्र लगा है तब क्या होगा। जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R लगा होता है। देखिए जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R लगा होता है, देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया और ये AC मेंस, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, AC मेंस है, V = V0 sin ωt। जब परिपथ, ये याद रखना है आपको कि जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R लगा होगा तब V और I दोनों समान कला में होंगे, अर्थात I = I0 sin ωt और V = V0 sin ωt। ये इक्वेशन होंगे शुद्ध प्रतिरोध R लगे होने पर, और इसका फिगर बनेगा इस तरह का। ये V का ग्राफ है और ये I का ग्राफ है। ये दोनों एक साथ अधिकतम न्यूनतम मान को प्राप्त कर रहे हैं। ये तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहां पर V और I दोनों समान कला में है। तो ये अब आपको याद रखना है कि जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R लगा होगा तब V और I दोनों समान कला में होंगे, दोनों साथ साथ अधिकतम और न्यूनतम मान को प्राप्त करेंगे। करेक्ट। अब हम बताने जा रहे हैं जब परिपथ में प्रेरकत्व L लगा हो। जब परिपथ में प्रेरकत्व L लगा हो। अब देखिए जब L लगा होता है तब क्या होगा, हाँ अब देखिए जब परिपथ में प्रेरकत्व L लगा होता है तब देखिए जब परिपथ में प्रेरकत्व L लगा होता है तब वोल्टेज V धारा I से कला में π/2 अग्रगामी होता है, या इसी को हम सकते हैं 90 डिग्री, 90 अंश। तो जब परिपथ में प्रेरकत्व L लगा होता है तब वोल्टेज V धारा I से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है। इसका मतलब कि वोल्टेज पहले अधिकतम मान को प्राप्त करता है और धारा बाद में अधिकतम मान को प्राप्त करती है, या इसी को हम कह सकते हैं कि
धारा I वोल्टेज V से कला में 90 अंश पश्चगामी होती है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? देखिए इक्वेशन कैसे हम लिख सकते हैं इसको, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपन 2 और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, या इन्हीं इक्वेशन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपन 2। चाहे हम कहें कि वोल्टेज धारा I से कला में 90 अंश अग्रगामी है, चाहे हम कहें कि धारा वोल्टेज से कला में 90 अंश पश्चगामी है। बात समझ में आ गई? दोनों स्थितियां हैं इसमें। ठीक, फिगर देख लीजिए, फिगर समझ लीजिए। देखिए ये V का ग्राफ है और ये I का ग्राफ है, V एंड I। देखिए यहां पे V मैक्सिमम है तब धारा 0 है, जब धारा मैक्सिमम है तो V 0 है, जब धारा 0 है तो V मैक्सिमम है, जब धारा मैक्सिमम है, एक मिनट, जब धारा मैक्सिमम है तो V 0 है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि वोल्टेज V धारा I से कला में 90 अंश अग्रगामी है, मीन्स वोल्टेज पहले अधिकतम मान को प्राप्त करता है और धारा बाद में अधिकतम मान को प्राप्त करती है। तो अब यहां पर V अपान I या V0 अपान I0, इसको हम प्रतिरोध न कह के प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसको हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। मतलब अब V और I का जो अनुपात है, जो प्रतिरोध यहाँ पे हो रहा है, उस प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे? प्रेरण प्रतिघात कहेंगे। और इसको हम एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल, इसका मात्रक भी ओम होता है, इसका मात्रक भी ओम होता है। और चूंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, इसलिए एक्सेल इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल। ये हुआ प्रेरण प्रतिघात का फार्मूला है। अब देखिए दिष्ट धारा के लिए क्या होगा, फॉर डीसी। देखिए डीसी के लिए एफ 0 होता है, इसलिए एक्सेल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू 0 इंटू एल। तो ये हो जाएगा एक्सेल इक्वल टू 0। इसके लिए प्रेरण प्रतिघात 0 होगा, डीसी के लिए प्रेरण प्रतिघात 0 होगा, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात एक्सेल इक्वल टू होगा ओमेगा एल, और एक्सेल इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल। करेक्ट? इतनी चीज समझ में आ गई। ये तब है जब परिपथ में प्रेरकत्व यल लगा। अब याद रहे कि प्रेरकत्व यल लगे होने पर वोल्टेज V धारा I से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है, मीन्स वोल्टेज पहले अधिकतम मान को प्राप्त करता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, अब देखिए आज का ये यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला टॉपिक फिर हम अगले दिन लेंगे। आज के लिए अभ्यास के लिए प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए IRMS इक्वल टू I0 अपान √2। एक ये सिद्ध करना है, दूसरा आपको बताना है सिद्ध करते हुए, समझाते हुए कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। ये दोनों प्रश्न अभ्यास के लिए हैं, इनको आप अभ्यास करेंगे और अगले पीरियड में हम पूछेंगे और फिर आगे का पढ़ाएंगे। धन्यवाद।